हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई को विद कविता मैम पे। गाइस, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि सीटेट की सीरीज चली हुई है और जो भी स्टूडेंट किसी भी अदर स्टेट का या कोई भी एग्जाम दे रहे हैं टीचिंग के लिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। और कोई अदर स्टेट का या अदर कोई एग्जाम दे रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी ये जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि एनसीईआरटी किसी भी एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है। और स्टैटिक जीके, जिसमें स्टैटिक जीके में आपको पता ही है कि उसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सिविक्स और सभी सब्जेक्ट उसके अंदर आते हैं। तो एनसीईआरटी की बुक है, ये 6th स्टैंडर्ड की बुक है। 6th स्टैंडर्ड की बुक है और इसके अंदर आप मतलब 7 चैप्टर है ये। और राज्य से साम्राज्य है। यानी इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि राज्य से साम्राज्य कैसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और इसमें ये पढ़ेंगे कि इसमें अशोक के बारे में पढ़ेंगे कि अशोक का मौर्य साम्राज्य है। अशोक का जैसे राज्य था, अशोक के धर्म थे, उनके विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। जो भी नए हैं ना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें विद एक्सप्लेनेशन के साथ और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वैसे ही आपको जो है इसमें पढ़ाया जाता है। और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से की जाती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए चलते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। इसमें आपको पता ही है कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है ना, जिसमें भी ये छोटी-सी कोटेशन दी होती है। एक्चुअल में ये क्या होता है कि एक अट्रैक्टिव बनाने के लिए, यानी इसमें क्या होता है कि एक जिज्ञासा, बच्चों के अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है। तो ये स्टोरी उसके अंदर ऐड की हुई होती है कि भई उसमें मतलब एक लड़की है, ये लड़की थी, इसको सड़क के किनारे क्या होता है, एक नोट मिलता है। और मतलब बहुत अच्छा नोट मिलता है, जो नया नोट जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या था कि इसको ये उसका मतलब कुछ खरीदना चाहती थी, जैसे सीडी टाइप में खरीदना चाहती थी। बट वो नए उसको देख के, आपने भी देखा होगा, आपके पास कोई नई चीज़ होती है तो आप उसको देखते रहते हैं, निहारते रहते हो। तो ये देख रही थी, उसमें देखते हुए इसने पाया कि उसके राइट साइड है ना, जो नोट था उसके राइट साइड तो गांधी जी की जो फ़ोटो होती है, जैसे आपने भी देखा होगा, हमारे जो नोट्स होते हैं उसपे गांधी जी की पिक्चर थी और लेफ्ट साइड उसमें क्या थे, शेर का चित्र बना हुआ था, जिसको आप अशोक स्तंभ बोलते हैं, ठीक है? जो शेर का वो बना हुआ था, तो उसके उसको क्या होता है कि वो पूछती है कि आखिर ये शेर क्यों बने हुए हैं इस नोट पे? तो उसी के बारे में इसमें मतलब इसकी जिज्ञासा थी, तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखो इसमें क्या है, ये रोशन के यानी ये लड़की है, इसका नाम दिया हुआ है रुपए और पैसों पर जो है, इसी ये पिक्चर आपने कब देखी होगी, उसपे पैसों पे जो है, नोटों पे बनी होती है। और इसका इतिहास की बात करते हैं तो बहुत लंबा इतिहास है, उन्हें पत्थरों से काट कर जो है इन्हें बनाया गया है, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। पहला तो क्वेश्चन यही है कि सारनाथ में जो ये स्तंभ है, अशोक स्तंभ, ये जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था? सारनाथ के अंदर। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे अशोक के निर्देश पर इसके जैस इसे मतलब जो ये स्तंभ बनाया है ना, ये जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। यानी आपने देखा होगा कि अशोक के जो अभिलेख थे वो वेरी इंपॉर्टेंट थे। उसके उस उसको क्या किया गया था, किस पे उत्कीर्ण किया गया था, यही क्वेश्चन पूछता है कि जो अशोक के जो स्तंभ और अभिलेख हैं, वो ना सॉरी जो अशोक के निर्देश हैं, वो अभिलेखों पर मतलब कैसे उत्कीर्ण किए गए थे, कहाँ पर उत्कीर्ण किए गए थे, स्तंभ और पत्थरों पर। और अभिलेखों में क्या लिखा होता था, ये समझने की कोशिश करें, और उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब ये कहता है कि जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उनकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। पहली बात तो जो मौर्य साम्राज्य था ना, उसका संस्थापक कौन था? ठीक है, उसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। पहला फर्स्ट क्वेश्चन यही था। कब की गई थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? अशोक का दादा था। अशोक का दादा था ये, ठीक है? तो ये याद रखना, इसमें क्वेश्चन क्या बन गया कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, ये अशोक का दादा था। 2300 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। ये चाणक्य जो था ना, ये उसका चाणक्य ने जो बुक लिखी थी ना, अर्थशास्त्र, ये वही चाणक्य है। इसको कई नामों से पुकारा जाता है, चाणक्य है, कौटिल्य है, ठीक है? तो इसके ये एक मतलब बहुत ही बुद्धिमान राजा था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें रहता था। तो ये किताब किसने लिखी थी? चाणक्य ने लिखी थी। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो कौन है, चाणक्य या कौटिल्य, एक ही है ये।
साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से मतलब ये नीचे इसका एक मैप दिया होगा। उस मैप में क्या है, उसमें मतलब दर्शाया गया है कि साम्राज्य कौन-कौन सी जगह पे इसका साम्राज्य था। इनमें साम्राज्य की राजधानी है। राजधानी देखो 3 थी ये। और जो इसकी राजधानी की बात करें तो पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये 3 इसकी राजधानियाँ थी। तक्षशिला उत्तर-पश्चिम में, उत्तर-पश्चिम की बात करें तो जैसे आपका नॉर्थ और वेस्ट में थी और मध्य एशिया के रास्ते में जाने के लिए जो मार्ग था उसमें थी, ठीक है? ये तो इसकी तक्षशिला इसका जो डायरेक्शन दी गई है कि ये कहाँ-कहाँ पड़ती थी। उससे पहले हम ये करते हैं कि वंश होता क्या है? देखो वंश की बात करते हैं, आप भी अपने से मतलब अपने परिवार में जैसे आप देखते हैं दादा है, फिर बेटा है, फिर उसका बच्चा है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलती आ रही है उसे वंश परंपरा बोलते हैं, वह यानी वंश बोलते हैं। अब इसमें क्या था कि वह जो एक ही परिवार के पहले क्या था जहाँ पे आपने बहुत सारी कंट्री देखी होगी, वहाँ पे जो है पहले राजा राज्य करता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, यानी वंश परंपरा जो है वो एक ही रहती है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के जो 3 राजा हुए थे, कौन से हुए थे? चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका बेटा बिंदुसार था और फिर उसका जो बिंदुसार का पुत्र कौन था? अशोक था। तो आपको पता होना चाहिए इसके अगर अशोक के दादा कई बार पूछते हैं, बताइए कि अशोक के दादा कौन हो? तो जो बिंदुसार भी मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य भी मिलता है, ठीक है? चंद्रगुप्त द्वितीय भी मिलता है। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि उसके पापा कौन थे? बिंदुसार थे और उसका जो दादा था चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है? और जो ये पूछता है कि जो बिंदुसार का जो पिता कौन थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त का बेटा कौन था? बिंदुसार था। वो किसी तरह से भी क्वेश्चन को पुट कर सकता है। अच्छा दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी जो भारत था ना, उसके दक्षिण में भारत जाने वाले रास्ते में ये उज्जैन आपने देखा होगा एमपी में पड़ता है, ठीक है? उज्जैन कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी और जो अधिकारी, शिल्पकारी जो है वहाँ पे रहते थे। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है इसमें भारत के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों के गाँव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। यानी आपने कभी जीके वगैरह में पढ़ा हो तो सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। वहाँ पर लोग फल-फूल का संग्रह और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते। साम्राज्य के अलग-अलग इलाकों में लोग भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते थे। वे लोग शायद अलग-अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग-अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। आपने देखा होगा कि हमारा जो भारत है वो विविधता में एकता का प्रतीक है। ठीक है? ये मैप दिया हुआ है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये मैप में आप देख सकते हैं जो ये रेड कलर का जो रेड कलर के डॉट्स दिए हुए हैं ना, ये तो क्या है जो अशोक के जो इसकी बात करते हैं जैसे ये जो अभिलेख होते हैं ना, अभिलेख कहाँ-कहाँ अभिलेख उसने करवाए थे, तो उसकी बात करते हैं। और जो ये हैं, ये तीनों की तीनों क्या हैं, इसकी मौर्य साम्राज्य की जो थी राजधानियाँ थी। ठीक है? ये महत्वपूर्ण नगर यानी उस टाइम पे महत्वपूर्ण नगर को राजधानी बोलते थे। तक्षशिला थी और उज्जैन की बात करते हैं, ये एमपी में उज्जैन है और पाटलिपुत्र आप देख सकते हैं आज का जो पटना पटना जिसको बोलते हैं पाटलिपुत्र, ठीक है? तक्षशिला आप देख सकते हैं ये आपका क्या है ये यहाँ पे जैसे ये गुजरात है, ये राजस्थान, ठीक है? तो यहाँ पर क्या पड़ता है ये तक्षशिला पड़ता था इधर, आप देख सकते हैं ये, ठीक है? ये पाकिस्तान का एरिया है, तो ये तक्षशिला और ये आप ये जो हैं, ये सभी के सभी क्या थी अभिलेख यहाँ से मिले हैं, जैसे मेरठ है, टोपरा ये आपने काफ़ी सुना होगा टोपरा बहुत इम्पोर्टेंट है, लुम्बिनी है, ठीक है? लोरिया है, इलाहाबाद है, सांची स्तूप है, ये जितने भी है कलिंग का तो युद्ध भी आप बहुत फेमस है अशोक का। ठीक है? तो आप इसको मैप को देख लीजिए, ये दिया हुआ है। फिर आता है राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे, यानी ये बात करता है राज्य और साम्राज्य में डिफरेंस क्या होता है। देखो साम्राज्य जो है ना एक बड़े लेवल पे होता है और राज्य होता है एक छोटे लेवल पे। जैसे आप बात करते हैं हम बात करते हैं जैसे हरियाणा है, ठीक है? हरियाणा क्या होगा साम्राज्य मान के देखिए और राज्य क्या होता है जैसे आपके जो स्टेट होते हैं ना जैसे स्टेट देखो राज्य यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा है, लेकिन मैं एक छोटे लेवल पे समझा रही हूँ या फिर आप ऐसे कर सकते हैं एक जो इंडिया है, भारत है, वो भारत क्या है साम्राज्य मान के तक चलिए और उसको जो राज्य हैं वो आपके स्टेट हैं जैसे आपका है ये हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ठीक है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये सारे क्या हैं स्टेट है। यानी बड़े लेवल पे तो साम्राज्य होता है, छोटे लेवल पे आपके राज्य होते हैं। अब आता है कि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए इनको जैसे आपने देखा होगा कि जैसे छोटे लेवल पे तो क्या होता है कि अब साम्राज्य काफ़ी बड़ा होता है तो उनके लिए सेनाएँ भी क्या होगी उसके लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए साम्राज्य
साम्राज्यों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती थी। यानी जो सम्राट होते थे ना, सम्राट होते थे, तो सम्राट तो पूरे उसका जैसे भारत का जैसे प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, इनको आप सम्राट मान के चलिए। तो अभी इनको क्या होगा कि बड़े लेवल पे जो है संसाधन की हर तरह के, क्योंकि हर स्टेट का इनको देखना पड़ता है। तो इनको अगर बात करें तो राजाओं से जो है मतलब सम्राटों को राजाओं से ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की उन्हें मतलब, क्योंकि आज भी आप देखते हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी की जो जितना भी धन इकट्ठा होता है जो ये गवर्नमेंट का, ये कहाँ से होता है? टैक्स से होता है, ठीक है? तो आज भी आप देख सकते हैं, तो टैक्स जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही गवर्नमेंट के पास पैसा इकट्ठा होगा। अब आता है साम्राज्य का प्रशासन, यानी किस तरह के, बहुत क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्य साम्राज्य बहुत काफ़ी बड़ा था, आपने देखा होगा पूरे इंडिया में फैला हुआ था। अलग-अलग हिस्सों पर अलग-अलग ढंग से शासन किया जाता। पाटलिपुत्र और उसके आस-पास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। आपको पता ही होगा, आप देखते हैं कि जैसे ये पाटलिपुत्र क्या थी? राजधानी थी। और जैसे आज आप उसमें दिल्ली में देख सकते हैं, भारत की राजधानी कौन-सी है? दिल्ली है। यहीं पे आपका पीएम हाउस और यहीं पे आपका क्या है? प्रेसिडेंट हाउस यानी राष्ट्रपति भवन वगैरह यहीं पे है। तो पाटलिपुत्र जो था वो मतलब इसका सीधा जो कंट्रोल था वो किस पे था, किसका होता था? सम्राट का होता था। यानी इन इलाकों में जो गाँव, शहर, किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारी से जितना भी कर इकट्ठा किया जाता था, वो राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था उसके लिए। यानी छोटे लेवल पे बात करें, जैसे आजकल आप देखते होंगे कि कर जो इकट्ठा किया जाता है, ठीक है? तो वो छोटे लेवल पे है ये, किसानों से, पशुपालकों, शिल्पकारों से जो कर इकट्ठा किया जाता था, राजा क्या करता था? अधिकारी नियुक्त करता था। राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। जो भी राजा के यानी जितने भी अधिकारी थे, सपोज़ करो ये अधिकारी इन्होंने कर इकट्ठा करने के लिए इनको लगाया गया था, तो ये क्या करते थे कि अगर जो इनको उल्लंघन कर देते थे, तो अधिकारी उनको क्या कर देता था? सज़ा भी देता था। अब जो राजा, जैसे राजा ने अधिकारियों को राइट्स दे रखा था कि भी अगर तुम्हें कर मतलब कोई कर ना दे तो तुम उनको क्या कर सकते हो? सज़ा भी दे सकते हो। कई इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था और इसमें मतलब अधिकारी जो थे उनको क्या जाता था? बदले में उनको वेतन दिया जाता था। ठीक है? संदेश वाहक यानी जो मैसेंजर बोलते हैं जिसको, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर भी नज़र रखते थे। यानी ऐसा नहीं था कि अधिकारियों को इतना राइट्स दे दिया कि वही वो अपनी मनमानी करें। जो राजा के जासूस थे ना, वो क्या करते थे? वो इधर-उधर मतलब उस पे नज़र रखते रहते थे अधिकारियों पे। ऐसा तो नहीं है कि वे बंदे ने मतलब कर भी दिया हो और वो अपने पास रख के और वो ऐसे ही उसको पनिशमेंट दे रहा हो। वो क्या करते थे, उसके जो राजा के जासूस थे वो उस पे जो है अधिकारी जितने भी उन्होंने रखे हुए थे कर इकट्ठा करने के लिए, उन पे क्या करता था? वो नज़र रखता था। और राजा के ऊपर कौन होता था? सम्राट होता था। जो क्या करता था, जो भी उसका जो परिवार होता था, ठीक है? और जो मंत्री वगैरह होते थे, उनकी उन पर क्या उनका उनकी हेल्प से क्या करता था? वो सब पर क्या करता था? नियंत्रण रखता था। तो ये सारा प्रशासन जो है ना, इसमें सभी आपको अच्छे से इसको लर्न करना है। पॉइंट्स में यहाँ लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 1, 2, 3 इस तरह से अच्छे से लर्न कर सकते हैं आप। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। इस पर तक्षशिला और उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। अब जो ये तीनों राजधानियाँ थी, आपको पहले भी समझाया है कि उज्जैन, इससे यहाँ पे शासन किया जाता था। आपने देखा होगा जितने भी रूल और रेगुलेशन हैं भारत की राजधानी दिल्ली में जो है बनाए जाते हैं, संसद है, ये सब कहाँ पे है? इसमें दिल्ली में है ना, तो यही चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि जो राजधानी होती थी वह वो बहुत, यानी जितने भी प्रांतीय जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो उज्जैन और इसमें तक्षशिला में लिए जाते। पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। यहाँ पर तो डिसीजन लिया जाता था, यहाँ से तो शासन किया जाता था तक्षशिला से और उज्जैन से। और कंट्रोल कहाँ से किया जाता था? पाटलिपुत्र से। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनिए। अब वो क्या करेगा, अब पूछेगा कि बताइए कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के विषय में आप क्या जानते हैं, या इसके विषय में बताइए। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो कहेगा कि जैसे इसी को चेंज कर देगा कि तक्षशिला और उज्जैन, उज्जैन को कर देगा कि यहाँ पे पाटलिपुत्र की राजधानी, प्रांतीय राजधानी से शासन किया जाता था, जबकि रोंग है। शासन किससे किया जाता था? तक्षशिला और उज्जैन से किया जाता था, पाटलिपुत्र से तो कंट्रोल किया जाता था। तो पूछेगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो नियंत्रण कंट्रोल किया जाता था वो पाटलिपुत्र से किया जाता था, तक्षशिला और उज्जैन से क्या किया जाता था? शासन किया जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहाँ का जो है गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। जो राजकुमार होते थे ना, वो क्या करते थे, उनको गवर्नर बनाया जाता था। आज भी देखते होंगे गवर्नर जो है सबसे टॉप लेवल पे माना, भारत का नागरिक माना जाता था।
इन जगहों पर स्थानीय परंपरा और नियमों को ही माना जाता था। यानी जो ये जितने भी साम्राज्य थे, इन्होंने क्या करा था वहाँ के जो भी कल्चर था ना, कल्चर और जो रूल उन्होंने बनाया था, तो उनको जो है काफ़ी इम्पोर्टेंस दी जाती थी। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र होते थे। इनके इलाकों में मौर्य जो शासक होते थे, सिर्फ़ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्व। देखो ये चीज़ें ना मैं आपको पहले इससे पहले के जो 5th 4th चैप्टर है, 5th चैप्टर है, उसमें भी समझा चुकी हूँ। जो ये नगर बसाते थे, राजधानियाँ बनाते थे, जो भी राजा होते थे, वो क्या करते थे नदियों के आस-पास, क्योंकि नदियों के आस-पास बनाने का रीज़न बताती हूँ क्या होता था। एक तो उनको ना जो ट्रेड वगैरह करते थे, उसमें काफ़ी हेल्प होती थी। आने-जाने में पहले आप जो बोट्स वगैरह का काफ़ी यूज़ करते थे। दूसरा था कि जो नदियों के आस-पास का इलाका था ना, काफ़ी उपजाऊ होता था, उनकी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती थी, तो वो और पानी की सुविधा बहुत अच्छे से रहती थी, ठीक है? तो ये जो काफ़ी कारण थे उसके उसमें नदियों के आस-पास जो भी है वो नदियाँ उसमें नियंत्रण जो है वो अच्छे से रख पाते थे और उनको इधर से उधर जाने के लिए भी उनको काफ़ी जो है हेल्प मिलती थी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर जो मार्गों और नदियों पर नियंत्रण करने की जो है ये शासक क्या करते थे मार्गों नियंत्रण पे इससे जो 5th चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, इसको आप उसको देख लेना, ठीक है? इससे पहले की वीडियो में मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। उन्हें ये जो भी संसाधन कर या भेंट रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। यानी कुछ तो संसाधन उनको टैक्स के रूप में और कई क्या होते थे आपको पता ही होगा कि गिफ्ट्स वगैरह के रूप में भी उनको जो है वो भेंट जो है उनको मिलती थी। जैसे अर्थशास्त्र में ये जो अर्थशास्त्र की बुक किसने लिखी थी? कौटिल्य चाणक्य ने, ठीक है? तो इसने कौटिल्य चाणक्य एक ही है। तो इसमें इस बुक में लिखा हुआ है कि उत्तर-पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। अब ये आपको कोटेशन दे देगा कि बताइए कि ये कौन-सी बुक में लिखी गई है। बुक कई सारी बुक दे देगा उसके अंदर, तो ये पूछेगा कि बताइए किसके बारे में बात की गई है। तो आप देख सकते हैं उत्तर और पश्चिम में कंबल के लिए जो उत्तर और पश्चिम है और दक्षिण भारत सोने के लिए आपने देखा होगा कर्नाटक में जो सोने की कोणार्क है जो वो सोने की खान है और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संसाधन नजराने के रूप में जो है इकट्ठे किए जाते थे। नजराने के रूप में यानी गिफ्ट के रूप में। नजराना क्या होता है जो अपनी इच्छा से जो मतलब अनियमित रूप से अपनी इच्छा से जो दिए जाते थे। जंगल में वाले इलाके जैसे जो जंगल वाले इलाके थे और वहाँ पर जो है मतलब काफ़ी अगर बात करें तो वो क्या होते थे फ्री रहते थे। वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी जो भी चीज़ें लाकर यानी जो जंगल का इलाका था ना, ये पूछेगा कि जंगल का इलाका जो था वो भी मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था, क्या उन पे भी कंट्रोल किया जाता था? नहीं किया जाता था। वे क्या थे? वो स्वतंत्र थे। क्या थे? स्वतंत्र थे। लेकिन वो क्या करते थे उनको राजा को क्या कर सम्राट को क्या करते थे जैसे उसमें देखो जंगल में क्या होता था, हाथी उनको युद्ध लड़ने के लिए हाथी की ज़रूरत होती थी। लकड़ी उनको जैसे औज़ार-वज़ार बनाने के लिए यूज़ होती थी। मधु, ठीक है? मधु मतलब शहद होता है। मोम आपको पता है जंगलों से जो है मोम उनको मिलता था। तो ये चीज़ें लाके जो जंगल में जो रहते थे उनको लाकर देते थे। नज़राने की बात करते हैं, ये एक तरह से जो कर दिया जाता था, कर जो था वो एक व्यवस्थित तरीका है। यानी आप जैसे आप भी देखता होगा कि जैसे सैलरी पे कर लगता है आपका जीएसटी वग़ैरह लगता है, तो वो परसेंटेज डिसाइड किया है, वो आपको भरना ही भरना, आप उसमें मना नहीं कर सकते। वो एक मतलब आपको फिक्स कर रखा है। लेकिन जो नज़राना होता था वो भेंट के रूप में अनियमित रूप से और अपनी जो है इच्छा से दिया जाता था। पूछा जाता है कि बताइए कि नज़राना होता क्या है? जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से जो है दिया जाता था उसको जो है नज़राना बोलते हैं। अब आता है राजधानी में सम्राट। अब यहाँ पर राजधानी में सम्राट की बात करता है, जो मैक्सथनीस था ये जो ये मौर्य के दरबार में आया था ये, ठीक है? ये क्या था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये जो सेल्यूकर जो यूनानी राजा था ना सेल्यूकर निकेटर उसका राजदूत था ये और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में क्या करा था, आया था ये, ठीक है? तो सम्राट जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के जश्न के रूप में मनाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। ये उनके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना इसके बारे में, ठीक है? ये क्या-क्या चीज़ है, ये आपको पाटलिपुत्र है, जैसे आजकल पटना के बारे में ये कैसे-कैसे मतलब किस तरह से बना हुआ था, इसके बारे में इतना कुछ पूछता नहीं, बस यही पूछता है कि मैक्सथनीज कौन था? ये सेलूकस जो निकेटर यूनानी जो शासक था, राजा था सेल्यूकर निकेटर, उसका राजदूत था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है? ये भी पूछता है कि मैं जो ये किसके दरबार में आया था या किसका समकालीन था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर अशोक एक अनोखा सम्राट, वेरी इंपोर्टेंट।
ठीक है? टॉपिक ही वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे अशोक। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता पर तक जो है संदेश पहुँचाने की कोशिश की थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कीजिए कि ऐसा कौन-सा शासक था जो अभिलेखों के माध्यम से जनता तक संदेश पहुँचाने वाला पहला शासक कौन था? ज़्यादातर अभिलेख उसने जो है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। ठीक है? प्राकृत जो थी आम बोलचाल की भाषा थी जो आम लोग आसानी से उसको समझ सकते थे। कलिंग युग, अशोक का कलिंग युद्ध, ठीक है? इसने ही इसको बिल्कुल इसकी लाइफ ही चेंज कर दी थी, इसका जीवन बदल दिया था इस कलिंग युद्ध ने। कलिंग जो है आज का अगर हम बात करें उड़ीसा का प्राचीन नाम है, पहला क्वेश्चन, ठीक है? कलिंग जो है किसका जो है प्राचीन नाम है और कलिंग के लिए इसको जीतने अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, ठीक है? युद्ध यानी हिंसा और उसने इसको इसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी थी क्योंकि काफ़ी खून-खराबा वगैरह वहाँ पे मतलब बेजान लोग मारे गए थे, किसी के सुहाग है, किसी के बेटे, किसी के पोते, किसी की भाई, किसी के मतलब इस तरह से उसने उसके जो जीवन को है बिल्कुल ही मतलब भविष्य उसने इसी कलिंग युद्ध के बाद ही उसने जो है पूरा निर्णय लिया था कि वो ज़िंदगी में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ऐसी अशोक के जीवन की ऐसी कौन-सी घटना है जिसको उसने पूरी तरह से बदल के रख दिया था? तो ये जो है कलिंग युद्ध था जिसको देखकर उसको पूरी तरह से उसके जीवन को चेंज कर दिया था, उसको बदल दिया था। ठीक है? कलिंग युद्ध का ये वर्णन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेना। इसके अंदर दिया हुआ है कि कैसे मतलब वो वहाँ पे जो उसने जो है कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध उसने किया था, कैसे उसने मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई है, आप रीड कर लेना, ठीक है? अब आता है अशोक का धर्म क्या है? अशोक का धर्म क्या है? तो आप देख सकते हैं ये जैसे इसमें दिया हुआ है कि ये मूर्ति बनी हुई है, ये रामपुरा में मिले एक मौर्य कालीन जो स्तंभ का हिस्सा है, अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है, यानी उस टाइम पे जो मूर्ति बनाई गई थी, तो अभी आप ये राष्ट्रपति भवन में जो है रखी गई है इसको। ठीक है? अशोक का धम्म। अब देखो अशोक के धम्म में क्या है किसी भी देवी-देवता की पूजा, कर्मकांड या अर्चना वगैरह इसको क्या हुआ ना उन्होंने मतलब इसकी कोई ज़रूरत फ़ील नहीं करी थी। उन्होंने उसमें मतलब स्ट्रिक्टली उसने क्या था मना किया था। तो अशोक के धम्म में किसी भी पूजा या कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे अभी इसमें अशोक ने कहा था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है, उसकी परवरिश करता है, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करता है, उसकी कोई भी उसकी ख्वाहिश है उसको पूरा करता है, उसके कोई भी प्रॉब्लम आती है उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करता है। ठीक राजा का भी यही धर्म है अपनी प्रजा के प्रति कि उसकी जो भी समस्याएँ हैं, उसकी जो भी तकलीफ है, उनको दूर करे, उनकी अच्छी से परवरिश करे, जनता जो है उसकी जो प्रजा है उसको हमेशा खुश रहे। इस अशोक के धर्म में यही दिया हुआ है, ठीक है? आप ये देख सकते हैं ये व्यवहार की जो है शिक्षा देते हैं वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक जो है किससे कौन से धर्म से प्रभावित था? वो बुद्ध के उपदेशों से बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए थे। यानी बौद्ध धर्म जो उसने अपनाया था, ठीक है? और ऐसी कई समस्या थी जिनके लिए उन्हें उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग-अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और कई इससे कई बार तो टकराव भी पैदा हो जाते हैं। आपको पता ही है जैसे आजकल आप देख सकते हो कि हम भारत में भी अभी जैसे राम मंदिर का चला हुआ है तो काफ़ी कुछ कंट्रोवर्सी कोई कुछ बोलता है तो कोई ऐसे मतलब उस टाइम पे भी ऐसे ही था जहाँ पे कई धर्म होते तो वहाँ पे कुछ न कुछ चलता ही रहता है। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दास और नौकरों के साथ क्रूर यानी ये चीज़ें दी हुई थी। अलग-अलग आपने देखा होगा कि अलग-अलग धर्मों में अलग-अलग कल्चर होता है, अलग-अलग चीज़ें जो हम मानी जाती थी, तो ये चीज़ें उसने कहा था कि जैसे धर्म थे वो अलग-अलग उसमें क्या करता था जानवरों को जो है उनकी बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ जो है क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच भी जो है झगड़े होते थे। जो आजकल की आज सिचुएशन को मैंने ना जब भी मैं आपको क्लास में कुछ भी करवाती हूँ, तो मैं हमेशा बताती हूँ, कई चीज़ें जो है लॉजिक बेस्ड होती हैं। आप है ना, हमेशा ना कोरिलेट करके पढ़ें। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये इसने दिया हुआ है, ये सब चीज़ें ना आज की सिचुएशन को देख के आप चल सकते हैं। तो आज की सिचुएशन के हिसाब से अगर आप करेंगे, तो आप बिल्कुल उससे कभी नहीं भूलेंगे कि अशोक के धम्म में क्या-क्या उन्होंने शिक्षाएँ दी थी और क्या आज की सिचुएशन बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उस अशोक के धम्म में जो है मिलती है। ठीक है?
इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है, इसीलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की थी। अब इनका जो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स थी ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि जो ये अशोक के धम्म में जैसे ये कोटेशन दे देगा कि भई जो जानवरों की बलि चढ़ाना, नौकरों-दासों के साथ क्रूर व्यवहार करना, इसके लिए इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए अशोक ने किसकी स्थापना की थी? तो ये अशोक महामात नाम का एक अधिकारी था, उसकी नियुक्ति की, जो जगह-जगह जाकर जो है धम्म की शिक्षा देता था। या धम्म की शिक्षा के लिए अशोक ने किसको नियुक्त किया था? तो धम्म महामात था, जिसने अशोक को नियुक्त किया था। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं, स्तंभों पर खुदवाए। इसने ये पहला था, मैं स्टार्टिंग में बोल चुकी हूँ, जो अशोक पहला था, जिसने अपने जितने भी संदेश थे, वो जगह-जगह जैसे आजकल आप देख सकते हैं ना कि होर्डिंग वगैरह लगी होती है, अपना कोई भी मैसेज पहुँचाने के लिए एडवर्टाइज़मेंट होती है, आप जगह-जगह आप देख सकते हैं क बहुत सारे लोग तो एडवर्टाइज़मेंट से ही देख के आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो सेम सिचुएशन वहाँ पे भी सेम ऐसे ही होती थी। वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। ये इसने अशोक ने ना अपने अधिकारी जो भी उसने अधिकारी नियुक्त किए थे उनको एक ऑर्डर दे रखा था, एक निर्देश दिया था कि भई आप ऐसे कीजिए जो बहुत से लोग नहीं पढ़ पाते, उनको नहीं पता होता, तो वो कहता था कि जो भी राजा आदेश देता था ना, तो जो भी उसने धम्म में जो भी संदेश दिया था, तो उनको क्या करे, उनको पढ़ के सुनाए। ऐसा ना हो कि वो बस दे के आ जाए, उनको पता ही ना हो कि उसके अंदर लिखा क्या हुआ है। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए शीरिया में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए कौन से देशों में अपने दूत भेजे थे? तो ये थे सीरिया, मिस्र, ग्रीस जो थे, ये तीनों दूत थे, उसमें इसने जो है इसको भेजा था। ये इजिप्ट, मिस्र क्या है? इजिप्ट। वहीं कुएँ खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था की थी। ठीक है? तो उसने ये जो श्रीलंका उसने क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बताइए कि श्रीलंका जो इसके श्रीलंका जो है, उसने किसको भेजा था धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए? तो ये महेंद्र और उसकी पत्नी थी संमित्रा। ठीक है? उन्होंने जैसे ये काम करवाए थे, ये सारे जो भी सड़कें बनवाना, ये जो मनुष्य इसकी चिकित्सा वगैरह का इनका काम किया था उन्होंने। अपनी प्रजा के लिए उसने ये संदेश दिया था, आप इसको पढ़ लेना कि भई निंदा नहीं करना है, दोनों जो मतलब धर्म की प्रशंसा, दूसरों के धर्म की निंदा करना, ये गलत बात है। यानी जो आपने रूल बना दिए वो तो अच्छे हैं, लेकिन अगर दूसरे के रूल अच्छे हैं तो उनको भी जो है अपनी लाइफ में उसमें क्या करें, अपने जीवन में ग्रहण करें। तो आप इसको पढ़ लेना, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है समझाने का। अब ये है ब्राह्मी लिपि, ठीक है? ब्राह्मी लिपि पे है ये क्वेश्चन था प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में इसने जो है अपने जितने भी अभिलेख वगैरह खुदवाए थे, ठीक है? ये सैकड़ों आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई थी। यहाँ आप ये देख सकते हैं, ये आरंभिक ब्राह्मी लिपि है, ऐसे लिखा जाता था। फिर देवनागरी लिपि में एन-आर ऐसे लिखा, बांग्ला, मलयालम, तमिल जो है ऐसे लिखी हुई थी। तो ये आप इसको ना जैसे ही आप इस चैप्टर को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, समझेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको क्या करना है, ये फिल अप करने हैं। तो उसके बाद आपको जैसे राइट रॉन्ग है, इसमें से क्वेश्चन एग्जैक्ट उठा लेता है वो, ठीक है? एग्जैक्ट उठाता है, तो आप इसको एक्सरसाइज़ ज़रूर सोल्व करें, ठीक है? एक्सरसाइज़ ज़रूर सोल्व करनी है क्योंकि अगर जब तक सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस इससे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कोई टॉपिक नहीं समझ में आता, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर उसका ज़रूर मिलेगा। और जो भी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में शेयर कीजिए और लाइक शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और गाइज़ अपनी बुक है ना एनसीईआरटी की बुक साथ में लेके बैठें और अपने साथ पेन, पेंसिल जो भी आपको पास अवेलेबल हो वो लेके बैठे, साथ में अंडरलाइन करते चलें और जैसे मैंने बताया क्योंकि आपकी है ना जब आप रिवीजन का टाइम आएगा ना तो उस टाइम पे ये काफ़ी हेल्प करेगा।